हाँ भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं विवेक विवेक शरोलिया। मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में डिफरेंस क्या है थर्मोडायनेमिक्स में। क्या होता है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई अगर फर्स्ट लॉ था इस दुनिया में, फर्स्ट लॉ की बात हम लोग कर रहे थे, तो फिर सेकंड लॉ की ज़रूरत क्या पड़ी? क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता और सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स बताता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे फर्स्ट लॉ में नहीं मिली और वो चीज़ मुझे सेकंड लॉ में आके मिली? ठीक है, तो हम लोग एक कंपेरिजन देखने वाले हैं किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स का और सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स का। मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, देखो जरा। थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है फर्स्ट लॉ, और एक है सेकंड लॉ। पहला हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और एक हम लोग बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स किस पर बेस्ड है? फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पे। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है, ऊर्जा संरक्षण की बात करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स आपको बताता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और यहां पर हम लोग पढ़ते हैं फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। ये हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जितना नेट हीट ट्रांसफर होगा उतना ही नेट वर्क ट्रांसफर होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक। एक दूसरी बात और कि जब भी हम लोग फर्स्ट लॉ की बात करते हैं ना, तो ये एनर्जी की क्वांटिटी का एनालिसिस है, तो इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। पहली बात ये, दूसरी बात ये, और तीसरी बात ये कि इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। तो ये कहानी है फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स की, जो बात करता है एनर्जी कंजर्वेशन की। आपको बताता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन आप एनर्जी को एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ही है जो आपको बताता है कि किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए नेट हीट ट्रांसफर बराबर नेट वर्क ट्रांसफर होता है। इसीलिए फर्स्ट लॉ को हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी ऑफ हीट और क्वांटिटी ऑफ वर्क की बात होती है। ठीक। इसके बाद जब हम पूरा फर्स्ट लॉ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आता है सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। तो नीड क्या थी वो मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ और बताता हूँ कि सेकंड लॉ की नीड क्या थी। तो देखो जरा। मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ये कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, और और यहां पर फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिकल वर्क। कुछ कुछ करंट आई है और वोल्टेज भी है। यहां पर फ्लो हो रहा है क्या, इलेक्ट्रिकल वर्क। मेरी बात को ध्यान से सुनना। और ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यहां पर क्या होगा, कुछ हीट जनरेशन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इलेक्ट्रिकल वर्क को नेचुरली हीट में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, देन ये संभव है। आप इलेक्ट्रिकल वर्क को नेचुरली किस में कन्वर्ट कर सकते हो, हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन इस प्रोसेस का रिवर्स करके देखो। आपने इलेक्ट्रिकल वर्क फ्लो कराया, यहाँ पे हीट जनरेट हुई, ये बात सही है, लेकिन इसका रिवर्स करके देखो जरा। अगेन मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लेता हूँ और इसमें हीट एडिशन कराता हूँ। यहाँ एक कैंडल रख देता हूँ, यहाँ हीट एडिशन कराता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस कैंडल।
और जैसे ही आप हीट एडिशन कराओगे तो इस हीट एडिशन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल वर्क फ्लो होगा क्या, मतलब करंट आई और वोल्टेज वी फ्लो होगा। मतलब आप हीट एडिशन कराओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिकल वर्क मिलेगा, यस और नो। देन आंसर इज नो, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप करंट में, आप किसी वायर में इलेक्ट्रिकल वर्क फ्लो कराइए, करंट फ्लो कराइए कुछ कुछ वोल्टेज वी पे, वहाँ हीट जनरेट होगी, ये बात सही है। लेकिन आप हीट एडिशन कराइए तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ये बात गलत है। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉसिबल है। इलेक्ट्रिकल वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू द हीट नेचुरली, बट हीट कैनॉट बी कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल वर्क नेचुरली। मतलब ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉसिबल थी और उसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन आपको किसने नहीं दी? ये इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं दी। फर्स्ट लॉ प्रोसेस के डायरेक्शन की बात नहीं करता। फर्स्ट लॉ ने आपको ये नहीं बताया कि ये इस डायरेक्शन में पॉसिबल है और इस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स पिक्चर में आया। सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ी, वो आपको बताएगा कि कौन सी प्रोसेस किस डायरेक्शन में पॉसिबल है और किस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स को डायरेक्शनल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। फिर से सुनना, इसीलिए सेकंड लॉ को डायरेक्शनल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस की डायरेक्शन को डिफाइन करता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस किस डायरेक्शन में पॉसिबल है और किस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, देखो। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक कंटेनर है कुछ ऐसा, और यहां पर मैंने एक स्टीरर लगा दिया है। यहां पर मैंने एक स्टीरर लगा दिया है और यहां पर एक विस्कस फ्लूइड है। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्टीरर को रोटेट कर रहा हूं। अब जैसे ही इस स्टीरर को रोटेट करोगे और यहां पर आप वर्क प्रोवाइड करोगे, कौन सा वर्क? स्टीरर का वर्क या फिर पैडल व्हील वर्क। स्टीरर का वर्क इसमें एंटर कराओगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा ये। तो अंदर ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड हीट जनरेशन होगा और यहां पर इसका फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। धीरे धीरे फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। कब? जब आपने स्टीरर का वर्क दिया तो अंदर हीट जनरेशन हुआ ड्यू टू द विस्कस फ्लूइड और यहां पर क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा। इसके बाद देखो, इसका रिवर्स करते हैं। हम इसका रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। अगेन हमने एक स्टीरर लगाया और यहां पर एक विस्कस फ्लूइड रखा, सेम सिस्टम। यहां पर हमने वर्क एडिशन कराया, वर्क डन किया सिस्टम पे, तो टेम्परेचर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। मैं इसका रिवर्स करने की कोशिश करता हूं। मैंने किसी भी तरह से इसका टेम्परेचर डिक्रीज किया, और अगर इसका टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा देन ये स्टीरर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, यस और नो? देन रोटेट नहीं करेगा। इट मीन्स कि अगर यहां पर आप स्टीरर वर्क प्रोवाइड करोगे तो नेचुरली वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। लेकिन अगर यहाँ पर हीट एडिशन या हीट रिजेक्शन करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने हीट एडिशन करा दिया, इस विस्कस फ्लूइड को हीट देना शुरू कर दिया, तो ये स्टीरर अपोजिट डायरेक्शन में या उसी डायरेक्शन में रोटेट नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पर आप हीट को नेचुरली वर्क में, स्टीरर वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि यहाँ भी प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है। स्टीरर वर्क को हीट में नेचुरली कन्वर्ट कर सकते हो
लेकिन हीट को स्टीरर वर्क में नेचुरली कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये बात भी आपको किसने नहीं बताई, ये बात आपको फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं बताई। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स ने आपको ये नहीं बताया कि कौन सी प्रोसेस किस डायरेक्शन में पॉसिबल होगी और किस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं होगी। इसीलिए सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स पिक्चर में आया, जो आपको बताएगा कि प्रोसेस किस डायरेक्शन में पॉसिबल है और किस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था। ठीक, मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है और इसका जो टेम्परेचर है T2 है। थोड़ी देर के लिए मान लो दिस इज हाई टेम्परेचर और थोड़ी देर के लिए मान लो दिस इज लो टेम्परेचर। तो नेचुरली हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? नेचुरली हीट फ्लो होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, क्यू डॉट ऐसे फ्लो होता है, डेल्टा क्यू ऐसे फ्लो होता है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो हीट का फ्लो है, हीट ट्रांसफर है, नेचुरली वो ए से बी के तरफ पॉसिबल है, लेकिन नेचुरली लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मीन्स फ्रॉम बी टू ए पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि यहां भी प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, नेचुरली अगर बात करें तो। नेचुरली हीट कभी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में नहीं आ सकती, तो रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। और ये बात आपको किसने नहीं बताई? फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं बताई। कौन बताएगा आपको? सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। आप तीनों एग्जाम्पल में देख सकते हो कि दुनिया की जितनी भी प्रैक्टिकल प्रोसेस हैं वो नेचुरली एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल होती हैं, उसका रिवर्स पॉसिबल नहीं होता। तो हमको प्रोसेस की डायरेक्शन डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, किस डायरेक्शन में पॉसिबल होगा और किस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए सेकंड लॉ आया, और सेकंड लॉ को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक। और दूसरी बात, एक चीज आप और ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कि आप वर्क को नेचुरली किस में कन्वर्ट कर पा रहे हो? हीट में। लेकिन हीट को नेचुरली किस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो? वर्क में। आप अगेन देखो, सेम चीज ऑब्जर्व करोगे, आप वर्क को नेचुरली किस में कन्वर्ट कर पा रहे हो? हीट में। लेकिन हीट को नेचुरली कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो किस में? वर्क में। तो सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स ने पहली बार इस दुनिया को बताया कि भाई साहब हीट और वर्क दोनों सेम नहीं है। जो वर्क है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हाई ग्रेड एनर्जी है, और जो हीट है वो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लो ग्रेड एनर्जी है। इसने पहली बार एनर्जी को क्वालिटी के आधार पे अलग अलग बताया। इसने बताया कि जो वर्क है वो हाई क्वालिटी का है और जो हीट है वो लो क्वालिटी का है। इट मीन्स कि जो सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है वो क्वालिटी वाइज एनालाइज करता है थर्मोडायनेमिक्स को, एंड इट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जबकि फर्स्ट लॉ क्या था? आप देखो, आपको बताया मैंने, फर्स्ट लॉ क्वांटिटेटिव एनालिसिस था। फर्स्ट लॉ क्वांटिटी वाइज एनालाइज करता था। तो देखो जरा, हमने जो अभी तक निष्कर्ष निकाले हैं वो क्या क्या हैं, वहीं लिख देता हूं सर। हमने अभी तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वो क्या क्या हैं, कि जो सेकंड लॉ है वो डायरेक्शन की बात करता है। इट मींस डायरेक्शनल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डायरेक्शनल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा, ये इसी ने आपको दुनिया में पहली बार बताया कि जो वर्क है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एंड हाई ग्रेड एनर्जी है, और हाई ग्रेड एनर्जी है।
और जो हीट है वो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। या फिर लो ग्रेड एनर्जी है। और एक तीसरा पॉइंट, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सिंपल। ठीक। तो सेकेंड लॉ ये है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है। डायरेक्शनल लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोसेस को डायरेक्शन डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि सेकेंड लॉ करेगा। तीसरा, सेकेंड लॉ ही है इस दुनिया में जिसने पहली बार बताया कि वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी या फिर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी और डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और फर्स्ट लॉ क्या था वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड था। इसी ने पहली बार बताया कि नेट हीट ट्रांसफर बराबर नेट वर्क ट्रांसफर होगा। और ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक। ये बेटा कंपैरिजन था फर्स्ट लॉ का और सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक। अब एक छोटी सी बात और मैं आपको बताता हूँ। अब इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चे पहली बार थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना, जब डिग्री में आते हैं शुरुआत में उनको थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस होता है और पहली बार थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। या फिर जो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं जो पहली बार थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो उनके मन में ये ख्याल आता है कि यार फर्स्ट लॉ बहुत सारी चीजें नहीं बता पाया, जैसे डायरेक्शन को नहीं बता पाया, जैसे क्वालिटी की बात नहीं करता। तो फर्स्ट लॉ गलत है या सेकंड लॉ गलत है? तो बेटा याद रखना कि कोई भी लॉ गलत नहीं है, ना तो फर्स्ट लॉ गलत है और ना ही सेकंड लॉ गलत है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। फर्स्ट लॉ भी सही है क्योंकि वो क्वांटिटी वाइज एनालाइज करता है, और सेकंड लॉ भी सही है क्योंकि क्वालिटी वाइज एनालाइज करता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी भी प्रोसेस को पॉसिबल होना है तो उसको फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा और सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्लियर है? याद रखना कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों सही हैं, दोनों की अपनी अलग अलग बातें हैं, दोनों का अपना अपना सिस्टम है एनालाइज करने का। फर्स्ट लॉ क्वांटिटी की बात करता है, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है। सेकंड लॉ डायरेक्शन की बात करता है और क्वालिटी की बात करता है। और किसी भी प्रोसेस को पॉसिबल होना है तो उसको फर्स्ट लॉ को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा और सेकंड लॉ को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्लियर है? अब एक छोटी सी बात और जो बच्चों के दिमाग में हमेशा आती है कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का कंपैरिजन बता रहा हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि मान लो कि एक भाई साहब है ए, जिनके पास 100 किलो जूल हीट है। ध्यान से सुनना, एक भाई साहब है ए जिनके पास 100 किलो जूल हीट है, और एक भाई साहब है बी जिनके पास 100 किलो जूल वर्क है। एक व्यक्ति हैं जिनके पास 100 किलो जूल हीट है ए है, और एक भाई साहब हैं बी जिनके पास 100 किलो जूल वर्क है। अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स से पूछूं ना, ध्यान से सुनना, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स से पूछूं ना कि कौन बड़ा आदमी है, ए या बी, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग दोनों सेम है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो ए बराबर बी है, अगर मैं फर्स्ट लॉ से बोलूं कि भाई कौन बड़ा आदमी है, तो दोनों सेम है, क्योंकि फर्स्ट लॉ बात करता है क्वांटिटी की। उधर भी 100 किलो जूल और इधर भी 100 किलो जूल। आपके पास 100 किलो जूल वर्क है या 100 किलो जूल हीट है, फर्स्ट लॉ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्वालिटी की नहीं क्वांटिटी की बात करता है। लेकिन अगर मैं सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स से पूछूं, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, तो याद रखना कि अगर 100 किलो जूल हीट और 100 किलो जूल वर्क है, तो वर्क वाला बड़ा आदमी है, वर्क वाला बेहतर है, क्योंकि वर्क इज अ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी, एंड हीट इज अ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी। वर्क हाई क्वालिटी एनर्जी है। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ कौन बड़ा आदमी है? बी बड़ा आदमी है, क्योंकि सेकेंड लॉ क्वालिटी के आधार पर एनालाइज करता है। क्लियर है? और ये पूरा डिस्कशन था किसका?
आपके फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का कंपैरिजन का। मैंने आपको पूरा डिटेल डिस्कस नहीं किया है, जाहिर सी बात है कि 20 मिनट में सब कुछ बताना संभव नहीं है, लेकिन मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन बताया है फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स का और सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स का, कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, दोनों में अंतर क्या है, और सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो ये वो टॉपिक है जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, ठीक है, बाय बाय।